हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आप क्लास 8th में हैं, तो जब आप अपनी एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं तो आप उसमें चैप्टर में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है और आप कंफ्यूज होने लगते हैं तो उसका सल्यूशन है आपको सबसे पहले शिक्षास एजुकेशन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। इसलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, जिससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 8th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जब बात होती है तो हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग उसमें टर्म्स पढ़े थे कि कैसे हमने सिर्फ इंडिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करी, हमने नेपाल में भी ट्रैवल किया और नेपाल के भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है चैप्टर का। अगर आपने अभी तक के इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। आज हम हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि नेपाल में क्या हुआ कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स फिक्स किए जाते हैं जिससे लीडर्स क्या करें, अपने पॉलिटिकल पावर्स का मिसयूज ना करें। ये क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स है जिस पे आप क्या करें, अपने पावर्स का बिल्कुल भी गलत दुरुपयोग ना करें। जैसे कि हमने नेपाल का एग्जाम्पल ले लिया था कि नेपाल में क्या हुआ कि किंग ज्ञानेंद्र जी ने क्या किया था कि अपने पावर्स का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने काफी टाइम तक किया तो, लेकिन 2015 में क्या हुआ कि नेपाल में एक मेजर चेंज आया और वहां के सिटीजन्स ने अपने जन आंदोलन के थ्रू क्या किया, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करवा दिया और नेपाल को मिल गया ईयर 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या होता है कि अगर फुटबॉल में क्या हो कि जो फुटबॉल टीम का कैप्टन हो वो अगर अपनी पावर्स का मिसयूज करने लग जाए, वो चीटिंग करने लग जाए गेम में, तो क्या होगा कि जो बाकी प्लेयर्स है उनको जब समझ में आता है कि ये क्या है, गलत कर रहा है, हमारा कैप्टन ही यहाँ पर गलत है। जैसे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि मोनार्की में क्या हो रहा था, लीडर गलत था, वैसे फुटबॉल गेम में क्या है, कैप्टन गलत है। तो अगर अब कैप्टन गलत है तो बाकी प्लेयर्स क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो वैसे ही नेपाल के सिटीजन्स ने किया, एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने जन आंदोलन करके नेपाल को नया कॉन्स्टिट्यूशन दिलवा दिया। देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं, लेकिन आपको यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो सकता है और नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन ईयर 2015 में चेंज हुआ। अब बात हो रही है यहाँ पे गवर्नमेंट की कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमने देख लिया, मोनार्की गवर्नमेंट को देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या इनके रोल्स होते हैं और गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट की। तो हमने इसके 2 टाइप्स ऑलरेडी देख लिए कि एक होती है डेमोक्रेसी एंड सेकेंड वन इज मोनार्की। लेकिन एक थर्ड गवर्नमेंट भी होती है, दैट इज डिक्टेटरशिप, जिसको कहते हैं हम तानाशाही। अब जल्दी से इनके रोल्स की भी बात कर लेते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जितने भी पीपल्स होते हैं उनके पास में क्या होती है, पावर होती है। अब क्या पावर होगी पीपल्स के पास में, सिटीजन्स के पास में ऐसी कौन सी पावर है। अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो हमारे पास कौन सी पावर है, बहुत इजी है, हमारे पास पावर है कि हम अपने लीडर को सेलेक्ट कर सके। आप जानते हैं ना कि हम लोग वोट करते हैं, हम इलेक्शन जब होते हैं तो हम लोग सब वोट डाल के क्या करते हैं, अपने लीडर को सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई कि
लोगों के पास में जिसमें पावर होती है। ऐसा नहीं है कि लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब पीपल्स के पास में पावर होगी। अब वहीं पे अपोजिट, इसी का पूरा अपोजिट क्या होगा कि पूरी की पूरी पावर किसके पास होगी, लीडर के पास में होगी। मतलब किंग या क्वीन में, मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है कि किंग या क्वीन रूल करते हैं, ठीक है। ये पूरी पावर होती है एक किंग और क्वीन के पास। लेकिन अभी किंग और क्वीन कोई भी हो सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अरे राजा तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये किंग और क्वीन वही होंगे जिनके पास में विरासत में बहुत सारी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगी। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, वेलकम मूवी, उसमें एक डायलॉग बहुत फेमस है कि हमारे पास में क्या है, दौलत है, शौलत है, सब कुछ है। वैसे ही जिस भी कंट्री में मोनार्की रूल चलता है, उस किंग के पास में क्या होता है, बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी, इसीलिए वो उस कंट्री का क्या होता है, किंग होता है। जैसे नेपाल में कौन किंग था, किंग ज्ञानेंद्र। एग्जैक्टली वैसे ही क्या होती है मोनार्की गवर्नमेंट। अब बात करते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। अब तानाशाही में क्या होता है कि एक छोटा सा ग्रुप होगा किसी भी लीडर का, तो वो ग्रुप में क्या होगा कि सिर्फ वो ग्रुप तो होगा, लेकिन जो लास्ट डिसीजन होगा उस ग्रुप का, वो कौन ले लेगा, किंग ही ले लेगा, लीडर ही ले लेगा। और उसमें ना ही कोई इलेक्शन प्रोसेस होगी और ना ही कोई पीपल्स के पास चॉइस होगी, ना ही इवन वो ग्रुप के मेंबर्स के पास कोई चॉइस होगी। तो दैट इज डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। तो देखिए कि हमने 3 टाइप्स की गवर्नमेंट यहाँ पे समझ ली है कि कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक, सेकेंड इज मोनार्की एंड थर्ड इज डिक्टेटरशिप। अब हम देखते हैं कि हमने और चैप्टर जैसे ही स्टार्ट किया था, तो हम सबसे पहले स्टार्ट हमने कैसे किया था, कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब भी आपका कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपको सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका रिवीजन कर लेना चाहिए और अपना खुद का ही एक टेस्ट ले लेना चाहिए कि कहीं आप भूल तो नहीं गए चीज़ें। तो देखते हैं कि आपको कितना याद है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अगर स्टार्ट किया तो बात हमारा कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट से बात स्टार्ट होती है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, देखा था हमने कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार में लोग बहुत परेशान थे और उन्होंने क्या किया था, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आयोजन किया जाए। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आया इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसमें हम पढ़ रहे हैं, और उसमें होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या वर्क किया, ड्राफ्टिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने मेहनत करके क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब उसको कितना टाइम लगा और कितने वर्ड्स का, ये सारी टर्म्स मैं आपको आगे बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा और किन किन लोगों ने कितनी उसमें अपना वर्क किया और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेशल बनाया। ड्राफ्टिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम अब उसके की फीचर्स पढ़ रहे हैं हम सारे, कि अब कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या आपको बताना चाह रहा है, क्या क्या उसमें प्रमुख विशेषताएं हैं, ये सारे टर्म्स हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर हो रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ रहे हैं, कि बात शुरू हो रही है आपकी सीधे इंडियन नेशनल मूवमेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट में कितने सारे मूवमेंट हुए थे, जैसे कि हम क्लास 6th में पढ़ चुके हैं कि कैसे गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। उसमें क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट में क्या किया था गांधी जी ने कि लोगों से कहा, लोगों को ये बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए उस मूवमेंट में क्या किया कि सभी जाति के, सभी कैटेगरीज के लोग और सभी कल्चर्स के लोग, सभी रिलीजन्स के लोग को एक साथ लाकर वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। कि उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि ये बहुत रिच फैमिली से है तो ये इसका पार्टिसिपेटर नहीं होंगे इस मूवमेंट का, ऐसा नहीं है। तो देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट की हम बात करें तो उसमें और कितने सारे मूवमेंट्स हैं, तो ये आपको एक एग्जाम्पल माइंड में पता होना चाहिए कि किस तरीके के और मूवमेंट्स हैं हमारे, क्योंकि हम तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, राइट टू इक्वलिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अगर सबसे ज़्यादा अगर हम कोई स्पेशल चीज़ मान ले कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे फंडामेंटल राइट का एक स्पेशल पार्ट है, दैट इज राइट टू इक्वलिटी।
मतलब हमारे पास, सभी के पास क्या है, समानता का अधिकार है। और क्यों है समानता का अधिकार? ताकि हम अपने जीवन में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन का बिना सामना किए रह सके और हमें सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल रिसोर्सेज मिले, जिससे हम अपने जीवन को एंजॉय कर सके। अगर ऐसा ना हो, अगर आपके पास में कोई भी रिसोर्सेज ना हो, कोई अपॉर्चुनिटीज ना हो और आपको क्या करना पड़े, कंटिन्यूअसली अपने जीवन में संघर्ष करना पड़े और आपको क्या किया, कंपैरिजन का सामना करना पड़ रहा है बार बार कि आपको क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने देखा कि क्या हो रहा है कि एक ही क्लास में, ऐसा तो नहीं होता है ना कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्लास मैडम अलग लगा देगी और जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं उनके लिए अलग क्लास होगी। तो ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज राइट टू इक्वलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब राइट टू इक्वलिटी क्या कहते हैं कि सभी को समानता का अधिकार है, सभी के पास में क्या है, राइट्स है इक्वलिटी की, मतलब सभी के पास समानता, एक हक से, एक बराबरी से हम इस देश में रह सकते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कंट्री की खासियत है, खास बात है, स्पेशल फीचर आप इसे कह सकते हैं। कि देखिए कि फंडामेंटल राइट में गारंटी देता है कि सभी के पास में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, राइट टू इक्वलिटी है हमारे पास में, कि हम अच्छे से अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं, समानता के साथ, सभी के साथ बिता सकते हैं। आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यही आपको कह रहा है राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी और आपको एक बहुत जरूरी टर्म समझाना चाह रहा है कि राइट टू इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कह रहा है, कि क्या गारंटीज कर रहा है कि लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब किस बात के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन ना? उनके रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, जेंडर के, प्लेस ऑफ बर्थ के। तो देखिए कि इन बेसिस पे लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे, भेदभाव ना करे, उनको क्या करे, गलत महसूस ना करवाए। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने क्लास 6th में 2nd चैप्टर पढ़ा था, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया था। हमने उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे सोसाइटी में और लोगों की कैसे एक मेंटेलिटी सेट होती है, एक फिक्स आइडिया सेट होता है। उसमें क्या हमने टर्म्स पढ़े थे, प्रीजुडिस, स्टीरियोटाइप्स एंड सो ऑन। तो देखिए कि लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू इक्वलिटी की कैसे गारंटी दे रहा है कि किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और किस बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर, स्किन, सब कुछ, जितनी भी टर्म्स है डिस्क्रिमिनेशन को करने वाली वो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हमारे पास है राइट टू इक्विलिटी, समानता का अधिकार हम सभी के पास में है। अब आ जाते हैं हम गेम पीरियड में, क्योंकि आप देखते हैं कि गेम पीरियड आपके स्कूल में होता है। अगर गेम पीरियड ना हो तो क्या है, स्कूल में पढ़ने का मजा नहीं रहेगा। इसलिए तो गेम पीरियड होता है सभी के लिए, कि स्पोर्ट्स वाला पीरियड होता है जिसमें सब अपने अकॉर्डिंग गेम्स खेलते हैं, या फिर टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आपका एक स्पोर्ट टीचर होता है जो आपको गेम्स खिलाते हैं और आपको गेम्स में अच्छे सिखाते भी है और बताते हैं कि गेम्स के क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं। तो चलिए अब हम एक गेम पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गेम पीरियड हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब गेम पीरियड में एक नई टर्म को यहाँ पे हम बर्थ दे देते हैं। एक ऐसी नई टर्म यहाँ से पैदा हो जाती है जो कि है मेजोरिटी और माइनॉरिटी। अभी क्या होते हैं, मेजोरिटी मतलब बहुमत, सबको पता है, और जो माइनॉरिटी है उसका मीनिंग है अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक और बहुमत क्या है तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारा गेम पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो क्या हुआ, जो बॉयज है वो क्या चाह रहे हैं कि वो लोग क्रिकेट खेले, लेकिन गर्ल्स चाहती है कि नो, हम बास्केटबॉल खेले, ठीक है, नो क्रिकेट। तो इस तरीके से ये देखिए कि कैसे गर्ल्स की बातों को अब नहीं माना जाएगा, ये कैसे तय होगा। यहाँ पे देखिए मेजोरिटी में देखा गया कि बॉयज ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉयज ज्यादा है। तो अब मेजोरिटी किनके पास है, बॉयज के पास है, और वहीं पे गर्ल्स क्या है, लिमिटेड है, माइनॉरिटी में आ गई। दो कंडीशन में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या हो गई कि बॉयज मेजोरिटी में है, और सेकेंड सिचुएशन है इसकी गर्ल्स क्या है, माइनॉरिटी में है। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी है, तो अब जब डिसीजन होता है कि फाइनली कौन सा गेम हम खेलेंगे, कौन से गेम के साथ हम जाएंगे, तो इसका डिसीजन लेने
लेने के लिए क्या वो बच्चे ही ले लेंगे? नहीं, वहाँ का डिसीजन लेती है मैम। अब मैम किस बात के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेती है? कि जहाँ मेजोरिटी ज़्यादा है, मतलब कि जहाँ संख्या ज़्यादा है वही गेम खेला जाएगा, वही डिसीजन को माना जाएगा कि हाँ हमें क्रिकेट खेलना है कि हमें बास्केटबॉल खेलना है, या हमें बैडमिंटन खेलना है, या हमें हॉकी खेलना है। ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसे कनेक्ट करिए और ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझिए, दैट इज मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। तो मैम ने भी क्या कर दिया, अपना हाथ ऐसे खड़ा कर दिया और कह दिया कि जहाँ मेजोरिटी ज़्यादा है, ऐसे नहीं कहा ना मैम ने कहा कि आज बॉयज क्रिकेट खेलेंगे, दैट्स डिसीजन फाइनल, मतलब ये डिसीजन अंतिम निर्णय है। तो देखिए कि इसमें क्या हुआ कि गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया। अब क्या ये मेजोरिटी माइनॉरिटी टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है? चलिए देखते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने देखा है कि सारे अच्छे ही रूल्स है और गलत चीजों के खिलाफ क्या है, वहां पे एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए देखते हैं कि अब यहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अकॉर्डिंग मेजोरिटी माइनॉरिटी क्या रोल प्ले कर? तो ये बिल्कुल अपोजिट रोल प्ले कर रहा है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जितने माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी जहाँ भी है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, एग्जैक्टली मेजोरिटी की तरह। दोनों ही निर्णय को सुना जाना चाहिए, ठीक है, और दोनों ही निर्णयों पे इक्वल फैसला होना चाहिए। ये हमारा मेजोरिटी माइनॉरिटी टॉपिक किसके अकॉर्डिंग हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो गया। तो देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इसका टोटल अपोजिट वर्क कर रहा है कि कैसे वो आपको इंश्योर कर रहा है कि माइनॉरिटीज को क्या होता है कि उनके पास में इतनी सारी चीजें, मतलब उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाए। ये क्या कह रहा है? एक्चुअल फैक्ट कह रहा है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना हो और ये सभी के लिए अवेलेबल हो। माइनॉरिटी भी क्या हो? सभी के लिए अवेलेबल कैसी हो? कि उन्हें भी सारी अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे मेजोरिटी की बातों को सुना जा रहा है, वैसे माइनॉरिटीज के भी पास में वैसे ही चीज हो, तो दोनों में क्या होगी? इक्वलिटी हो जाएगी। यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का लॉ फॉलो हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए कि कितना इजी है। मेजोरिटी माइनॉरिटी जो हो रही है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है कि माइनॉरिटी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जितनी हम मेजोरिटी को दे रहे। यही सिंपल सी चीज से ये दोनों टर्म क्लियर हो जाती है कि दोनों को समानता दी जाए, दोनों के डिसीजन में एकता हो, दोनों के डिसीजन को उतनी ही बराबरी दी जाए जितनी कि हमें देना चाहिए, ठीक है। हम किसी एक टर्म की तरफ जाते हैं, अगर हम सिर्फ मेजोरिटी के टर्म की तरफ जाते हैं तो माइनॉरिटी में क्या होगा? बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम दोनों ही बातों को साथ में रख दें कि हम मेजोरिटी के भी साथ हैं, माइनॉरिटी के भी साथ हैं, तो ये बात इक्वलिटी वाली हो गई। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि हम उसके की फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो उसकी स्पेशलिटीज तो ये हम पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें स्पेशल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब एक और स्टोरी आ गई। पहले तो हमने गेम खेल लिया, हमारा गेम पीरियड कंप्लीट हो गया। अब एक स्टोरी आ जाती। अब एक स्टोरी में आप देखिए कि ये जो गर्ल है वो है शबनम। अब शबनम एक दुविधा में पड़ गई। शबनम के साथ ऐसी दुविधा होती है कि आज उसने घर में देखा कि उसके यहाँ पे जो टेलीविजन है उस पे उसके मन पसंदीदा क्या आ रहा था? प्रोग्राम आ रहा था, उसके पसंद का प्रोग्राम आ रहा था। तो क्या होता है कि उसके जब मनपसंद का, मतलब उसका फेवरेट प्रोग्राम क्या हो रहा था? टीवी पे चल रहा था। लेकिन उसके साथ एक ड्रॉबैक था कि बेचारी का कल दूसरे ही दिन क्या था? टेस्ट था। अगर आज अब वो रात में टीवी पे वो अपना फेवरेट प्रोग्राम देख लेती है तो वो कल टेस्ट में क्या करेगी? क्योंकि उसके पास तो टाइम ही नहीं बचेगा टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो वो एक कंफ्यूजन में फंस गई कि अब क्या होगा। देखिए कि बेचारी ऐसे बुक भी लिए जा रही है और यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा है और कल टेस्ट भी है। अब ये तीनों ही सिचुएशन डिफरेंट हो गई कि अब वो करेगी तो क्या करेगी। तो इसको हम आगे देखेंगे कि शबनम करती क्या है। मतलब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि वो तो टीवी भी देखना चाहती है और वो एग्जाम में भी अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम पास करना चाहती है, तो उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। ठीक है, आज उसे क्या करना है।
और वो टेंशन में थे थोड़ी, लेकिन उसने क्या किया, इसको हम आगे की एक्सरसाइज में समझेंगे। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ अगर सीक्रेटली बताया जाए, अगर आपको बताए कि ये इसका सीक्रेट था, तो वो उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम की फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी मे माइट टेक द कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सुरक्षा कर रहा है। अब कैसे सुरक्षा कर रहा है कि कंट्री में अगर कोई भी गलत डिसीजंस ले रहा है, कुछ भी गलत कार्य कर रहा है, जैसे कि हमने देखा कि कैसे लीडर्स अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं, तो इससे हमको क्या कर रहा है, प्रिवेंशन दे रहा है। कौन दे रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई राइट टू इक्वलिटी हमें प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है, हमें सुरक्षा ही तो दे रहा है। हम सब एक दूसरे को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। तो हम क्यों महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राइट टू इक्वलिटी। अगर हमारे पास राइट टू इक्वलिटी नाम का फंडामेंटल राइट ही नहीं होता तो क्या आप आज सुरक्षित होते। हर एक दूसरा व्यक्ति आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते, जिससे एक कंट्री तो पूरी डूब ही जाती। मान लीजिए वो इसलिए डूब जाती क्योंकि वहाँ राइट टू इक्वलिटी नहीं। लेकिन अगर राइट टू इक्वलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, राइट टू इक्वलिटी के थ्रू हमें प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है। हमारे सबके सुविधा के अनुसार ही तो हमें सारी चीजें मिल रही है ना। और वो जितनी भी ऐसी टर्म्स है, मेजोरिटी माइनॉरिटी, इनमें भी क्या कह रहे हैं कि इक्वलिटी होना चाहिए। अब एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि एक चेंज हो जाए, एक सडन चेंज कोई कर ले। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजन दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। अब क्या होता है कि जो प्रोविजंस होते हैं, जो प्रावधान होते हैं, वैसे बदले नहीं जा सकते। अब जो रूल्स फिक्स्ड है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये दे रहा है, अब आपने सोचा कि हम अपने ही रूल्स फॉलो करने लग जाते हैं, हम सोसाइटी में अपनी ही चलाने लग जाएंगे, तो इसकी इजाज़त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। क्योंकि आपकी ही सुविधा के अकॉर्डिंग तो सारे प्रोविजंस फिक्स्ड है। तो अब आप अगर उसी को फॉलो नहीं करेंगे और अपने ही मन से अपने ही डायरेक्शन सेलेक्ट करने लगेंगे, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। उसका अपोजिट बिहेवियर हो गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन हमें अपोजिट बिहेवियर नहीं करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है आपके पास में जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि आपको परीक्षा देना है, तो आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, उस परीक्षा का डायरेक्शन मिल रहा है, ताकि आप उस क्लास को पढ़ के परीक्षा दे पाए। अगर अब आपके पास में क्लास ही नहीं होंगे और आपको डायरेक्ट एग्जाम देना है, तो आप एग्जाम में क्या क्वेश्चन भी पढ़ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे आप तो क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है किसी चीज की तो आप क्या कर पाएंगे। वैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें डायरेक्शन दे रहा है, तो है ना मजेदार कि अगर हमें कोई सही राह दिखाता है तो हमें उसके ही अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो हमें गलत चीजों की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है। यही हमारा एक और फीचर कहता है। अब जल्दी से पूरी की पूरी कहानी का फिर से रिकैप ले लेते हैं। इट्स अ क्विक रिकैप, वो भी एक आपकी बुक की एक्सरसाइज के थ्रू। अब इसमें क्या हो रहा है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या चीज़ें हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है सारी चीज़ें। ठीक है, हम उसके एग्जाम्पल के थ्रू उसके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स क्या है उस एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो हमने सबसे पहले देखा था नेपाल का। नेपाल में क्या किया, लोगों ने जन आंदोलन किया और क्या किया, अपना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ला लिया और उस कंट्री को क्या कर लिया, डेमोक्रेटिक कंट्री बना। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हम क्या कर, हमारी चॉइस क्या थी कि हम अच्छे से बिल्कुल क्या करें, रह पाए। हम अच्छे से जीना चाहते हैं, हम अच्छे से जीना चाहते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, ये किया कि अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बना दिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखिए कि हमने इस रूल को फॉलो किया कि हम अगर अच्छे से जीना चाहते हैं, हम अच्छे से रहना चाहते हैं, अपना जीवन पूरा खुशियों से बिताना चाहते हैं, तो नेपाल के लोगों ने ये चीज करी कि वहां पे क्या किया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री वहां पे की एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाकर। मेजर चेंज तो वहां पर ये था ना कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। अब एक और हमने कहानी देखी थी कि सुरेश क्या था, मॉनिटर था क्लास का,
और वो क्या कर रहा था कि मिसबिहेव कर रहा था। किसके साथ में? अनिल के साथ। मतलब अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा था। किस पावर का? मॉनिटर होने का। तो अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो भी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं पॉसिबल है कि कोई भी लीडर अपनी नेता अपनी मनमानी करता है तो वो टिक पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके अगेंस्ट है कि ये सारी चीज़ें नहीं है पॉसिबल। कोई भी मिसयूज ये हमें इंश्योर करवाता है, ठीक है, हमें यकीन दिला रही है ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि कोई भी आपके साथ अगर मिसबिहेव करेगा, कोई भी लीडर आपके साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक्शन लेगा। ये क्योंकि सही नहीं है। जैसे कि आपको कोई नेता पसंद नहीं आता है जिसको आपने ही चुन कर लाया और वो आपकी ही डिसीजंस की रिस्पेक्ट ना करके अपनी मनमानी करेगा तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। आप ही अगली बार उसको वोट दे के चेंज कर देंगे और वो हट जाएगा। अब इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं एक्सरसाइज के, देखते हैं क्या है, ये देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि गर्ल्स को क्या हो रहा था कि बास्केटबॉल नहीं खेला देने जा रहा था। क्यों ऐसा पॉसिबल हो? क्योंकि बॉयज क्या थे, मेजोरिटी में थे। हमने देखा कि बॉयज की बात सुन ली और उनको क्रिकेट खेलने दे दिया। मैडम ने ऐसे हाथ कर दिया कि हाँ आप ज्यादा लोग हो तो आप क्रिकेट खेल लो, ये डिसीजन फाइनल। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें दोनों को ऑपरेसिंग करना पड़ेगा, माइनॉरिटीज को भी और मेजोरिटी को भी इक्वलिटी देना पड़ेगा, यही कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अब देखते हैं, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको शबनम वाली स्टोरी का आंसर यहाँ बताऊंगी। तो शबनम ने क्या डिसाइड किया कि वो पहले चैप्टर्स की क्या करेगी, प्रिपरेशन करेगी, बाद में वो टीवी देखेगी। तो ये एक सोल्यूशन हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल्यूशन हुआ। कि कैसे सोल्यूशन हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि आपके डिसीजन में क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए। आपको गलत और सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। कि शबनम अगर क्या करती, सिर्फ टीवी ही देख लेती तो वो एग्जाम के खिलाफ क्या कर देती, माइनॉरिटी कर देती। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसकी मेजोरिटी बढ़ जाती टीवी, फेवरेट टीवी प्रोग्राम की तरफ। लेकिन शबनम ने पढ़ाई की और जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वो टीवी प्रोग्राम भी देख लेती है। यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहना चाह रहा था शबनम से कि आप क्या करो, दोनों ही कंडीशन में बैलेंस रखो। आप अपना समय निर्धारित करो, अपने डिसीजंस के अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको अपना समय निर्धारित करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में फ्रीडम के टाइम में लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया आज़ादी पाने के लिए। ठीक है, वो लोग बहुत एक्टिव रहे ताकि वो ब्रिटिश रूल हटा सके। देखा था कैसे हमने 150 ईयर्स तक के जब ब्रिटिश रूल चला उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हुई। तो वैसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट के अकॉर्डिंग लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आज़ादी के लिए। ठीक है, कि उनको फ्रीडम मिल सके, किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और क्या आप जानते हैं कि हमने जिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करी थी स्टार्टिंग, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर्स थे टोटल? 300 मेंबर्स थे। उसमें 300 पीपल थे एक सभा के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिन्होंने क्या किया, ये देखिए 300 की बात हो रही, तो 300 पीपल ने क्या किया, नेक्स्ट 3 ईयर तक के, 3 साल तक के मेहनत करके कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। तो आपको अगर याद करना है तो देखिए 300 पीपल है और ईयर्स क्या है, 3, तो दोनों में 3 क्या है, कॉमन है। ठीक है, 300 पीपल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे और 3 ईयर्स का इसमें समय लगा। उन्होंने 3 ईयर्स में कड़ी मेहनत करके क्या किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी ताकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर ले। दूसरी चीज क्या होती कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फाइनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो कि पॉवर्टी को समाप्त किया जाए और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस पे ध्यान दिया जाए कि आर्थिक
और सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए और गरीबी को समाप्त किया जाए। ये लास्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। और लोगों के पास में क्या हो, राइट हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने का। लोग अपना नेता खुद चुन सके। जैसे आप चाहते हैं ना कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हम खुद ही सेलेक्ट करें कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें, पहले हम तो वो कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं ऐसी लंबी सी कि हमें प्रॉपर रोड चाहिए, हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें प्रॉपर पानी चाहिए, हमें प्रॉपर रहने की व्यवस्था चाहिए, हमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। तो अब इलेक्शन हो रहा है, अब कह दिया गया है कि एक व्यक्ति क्या करेगा, आपके रूल्स को मानेगा, आपकी सुविधा का ध्यान रखते हुए फिर वो क्या करेगा, उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगा। तो जब इलेक्शन में होता है तो आपने देखा कि आपको क्या दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है किस बात का, कि आप अपने लीडर को सेलेक्ट कर लो ताकि वो आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपके लिए काम कर दे। सिंपल है ये बात कि ये क्या दर्शा रहा है, हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये 3 चीजें को रिफ्लेक्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में कितना समय लगा, नेपाल में किस तरीके का मिसबिहेवियर हुआ, सुरेश ने उसके साथ क्या किया, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा। लेकिन हमने इसमें गेम पीरियड भी तो खेला और इसमें ये सीखा कि हमें क्या करना है, दोनों के ही डिसीजंस का पालन करना है। मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी की तरफ नहीं जाना है। मेजोरिटी माइनॉरिटी को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ी देर क्रिकेट भी खेल ले, थोड़ी देर हम बास्केटबॉल भी खेल। ये हो गई राइट टू इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने हमारे सेकंड पार्ट में चैप्टर के कंप्लीट कर ली है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें जानने को मिलते हैं। हम जब चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड्स टू वर्ड्स, तो हमें पता चलता है कि चैप्टर हमसे कहना क्या जा रहा है और हमें सिखाना क्या चाह रहा है। हर चैप्टर में आपको एक सीख दी जाती है। जैसे कि आपने देखा कि क्लास 6th और 7th में आप थोड़ी थोड़ी टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको क्लास 8th में क्या है, उसी का थोड़ा ब्रीफिंग दे दी गया है। कुछ अलग से नहीं लाके आपको बता रहे कि कोई नया ही चैप्टर ला दिया हो, बिल्कुल हटके आपको समझ में ही ना आए, ऐसा नहीं। जो आप पढ़ चुके हैं थोड़ा, उसी को थोड़ा ब्रीफ कर दिया, डिटेल में बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या फीचर्स है, और उसको हमें पता होगा तो ही हम यूज कर पाएंगे, और हमें पता होगा तभी तो हम अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट। इसी तरह आप लोग मजे से खूब सारी पढ़ाई कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। अब हम हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखेंगे। लेकिन अगर आपको इस सेकंड पार्ट पे कोई भी डाउट हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।